अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सर्दियां आ रही हैं, गैस की किल्लत पहले भी थी, अब मज़ीद हो रही है। गैस की कीमत पहले भी बढ़ी थी, बढ़ रही थी, मज़ीद बढ़ेगी। बिजली और तेल की कीमतों में भी इजाफ़ा किया जाएगा। महंगाई जो है वो बढ़ रही है, बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा, ये कोई पीर फ़कीर नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना कह रहा है। और ज़ाहिर है जब वो ये बात कह रहे हैं तो उसके नतीजे में महंगाई का जो सैलाब आ रहा है वो गरीब की सूरत हाल जो है उसको मुतासिर करेगा और गुर्बत जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। हम इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है उसके अंदर पिस रहे हैं और ज़्यादातर दिहाड़ीदार तबका और नौकरी पेशा लोग जो हैं वो बहुत सख्त इस रुझान के तले कुचले जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक महदूद आमदनी होती है, एक तयन करदा आमदन होती है और उसके अंदर अपने अखराजात जो हैं उनका बजट बनाना होता है। लेकिन जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं उसके नतीजे में बजट बजाना तो महाल, सांस का बहाल रखना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। और ज़ाहिर है कि ये सूरत हाल पैदा होती है मुल्क की मजमूई सूरत हाल से। जब आप गैस नहीं होगी तो उसके नतीजे में आपकी सनत का पहिया जो है वो भी मुतासिर होगा और उससे मज़दूर तबका जो है उसकी आमदन भी मुतासिर होगी। इसी तरीके से जब आप बिजली और तेल की कीमतों में इजाफ़ा करेंगे तो गैस और बिजली ये तो बुनियादी खाम सामान है जो हमारी सनत में इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो मवासलात का निज़ाम है वो पेट्रोल पे चलता है। और ज़ाहिर है कि जब तरसील का निज़ाम महंगा हो जाएगा तो उसके नतीजे में महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, उसके लिए कोई कोशिश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यकीनन रुपए की जो कदर डॉलर के मुकाबले में है वो भी एक अहम किरदार अदा करती है और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में सूरत हाल है उसके असरात भी पड़ रहे हैं। गो कि जब से सऊदी अरब से इमदाद का ऐलान हुआ है उसके बाद से डॉलर 5 रुपये कम हुआ है, लेकिन जब आप ख़रीदने जाते हैं तो शायद उस रेट पर आपको नहीं मिल पाता जिसका इंटरबैंक का चर्चा हो रहा होता है। लिहाजा महंगाई जो है, चूँकि हम 70% नेट इम्पोर्टर हैं अपनी खुराक के हवाले से, तो फिर हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो एक अनदर मसला है। उसके बाद IMF के साथ जो मामलात हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब फरमा रहे हैं इसी हफ़्ते जो हैं वो तय हो जाएंगे और जिन शराइत पर वो तय हो रहे हैं उसके कड़ाके जो हैं वो चारों तरफ से निकल रहे हैं और अभी मज़ीद निकलेंगे। और ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में जिस ग्रोथ की नवीद सुनाई जा रही है उसके नतीजे में जिस बेहतरी की खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं, जब ये सब कुछ इस बुनियाद पे है तो फिर ग्रोथ आपकी कहाँ से बढ़ेगी, आपके लिए जो बेरोज़गारी है वो कैसे कम होगी, महंगाई के सैलाब के आगे बंद कैसे बांधा जा सकेगा। ये वो सवालात हैं जो हर इंसान के जहन को चकराए हुए हैं। इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, मुशीर ख़ज़ाना पंजाब हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हैं। फ़ारूक सलीम साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि आप महंगाई की पहले ज़रा बात कर लेते हैं। हर चीज़ की जब आप कीमत बढ़ा देते हैं जिसके ऊपर अगर आप ये कहा जाए कि महंगाई के जो पिलर्स हैं उनको आप बढ़ाते जाएं, गैस की कीमत आप बढ़ा दें, बिजली की कीमत आप बढ़ा दें, पेट्रोलियम की कीमत आप बढ़ा दें, रुपए की कदर आप गिरा दें, तो फिर आप एहसास प्रोग्राम चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा ले आएँ, महंगाई का जो ये बॉम्ब है ये कैसे इसके असरात से रोका जा सकता है या बचा जा सकता है? देखिए नदीम साहब, मेरी इल्तिजा है कि आप अपने दिल में PTI हुकूमत के लिए थोड़ी सी हमदर्दी रख लें। देखिए इतने महाजों पे PTI की हुकूमत लड़ रही है, ऑपोजिशन के साथ उसकी लड़ाई है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसकी लड़ाई है,
IMF के साथ वो लड़ रही है, FATF के साथ वो लड़ रही है, बाइडेन उनको फोन नहीं कर रहा, चाइना के साथ वो लड़ रही है। अब अगर महंगाई के महाज के ऊपर कुछ गलतियां उनसे हो गई हैं तो मैं चाहता हूं कि उनको माफ कर दिया जाए। देखिए अभी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने लेटेस्ट फिगर्स दी हैं, वो ये कह रहे हैं कि घी जो है पिछले 1 साल में तकरीबन 45% बढ़ा है, मुर्गी 35% बढ़ी है, बिजली 32% बढ़ी है, और पेट्रोल जो है वो तकरीबन 27% बढ़ा। अगर ये 4 चीजें आप इस्तेमाल करना बंद कर दें, आप पराठे, पकौड़े, समोसे, घी, मुर्गी बंद कर दें, बिजली का इस्तेमाल ना करें, पेट्रोल कुछ देर तक रोक लें, तो फिर आप लोग इस महंगाई का मुकाबला कर पाएंगे। अब महंगाई के भी देखिए, जो पाकिस्तान के हवाले से जो महंगाई का सिक्का है उसके 2 रुख। एक रुख तो है आटा चीनी जो पाकिस्तान में उगाई जाती है, गन्ना जो है वो हुकूमत खुद से उसकी सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, आटे की, गंदम की कीमत की हुकूमत खुद सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। वो 100% बढ़ गए हैं अगर पिछले 3 साल में, तो उसके पीछे तो हुकूमती नाअहली के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जो सिक्के का दूसरा रुख है जो आपने जिक्र किया, अगर पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में बढ़ती है तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में हम 85% अपना पेट्रोल और डीजल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। अगर $37 का बैरल 1 साल पहले मिल रहा था, आज 80-85 पे चला गया, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अगर LNG की कीमत एक ज़माने में $10 का यूनिट स्पॉट प्राइस में मिल रहा था, आज वो 40-50 पे है, तो पाकिस्तान में गैस की कमी है, तो पाकिस्तान में भी उसकी कीमत जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो जो जहाँ तक पावर सेक्टर का ताल्लुक है या जो इम्पोर्टेड चीज़ों का ताल्लुक है, उनकी कीमत तो बढ़ेगी पाकिस्तान में अगर आलमी मंडियों पे बढ़ेगी। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें अब सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा, गुजारिश ये है कि एक तरफ कहते हैं 5% जो है उसकी शरह नमू से हमारी ग्रोथ होगी। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा वो साइंस समझना चाह रहा हूँ कि जिसके नतीजे में आप गैस की कीमत बढ़ा दें, आप बिजली की कीमत बढ़ा दें जो कि सनत का बुनियादी खाम माल है, आप पेट्रोलियम की कीमत जो है वो बढ़ा दें, आप हर चीज़ जो है डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इस हद तक गिरा दें, तो उसके बाद ये कौन सा फार्मूला है जिसके तहत आप कहेंगे जी हम 5% के हिसाब से ग्रो करेंगे, उसके नतीजे में हमारी इकॉनमी का पहिया भी चलेगा, हमारी बेरोज़गारी भी कम होगी और हमारी गुर्बत पर भी बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे? देखिए नदीम, अगर आपने एनर्जी सारी इंपोर्ट करनी है और वो आपने अपनी प्रोडक्शन सेक्टर को देनी है और वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव एनर्जी होगी, तो फिर तो आप ग्रो नहीं कर सकते। और मेन चीज़ ये है कि अगर आपने अपने प्रोडक्शन सेक्टर को ग्रो कराना है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड ग्रोथ, आप चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो compete कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, आपके जो फार्मर्स हैं वो इतना प्रोड्यूस करें कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी एक्सपोर्ट्स को लेके जाएं, तो फिर उनकी इनपुट्स जो हैं वो सारी जो हैं उसको ग्लोबल लेवल के मुताबिक आपको सेट करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको फिर ये सारे सब्सिडीज़ वगैरह देनी पड़ेगी और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि सर्कुलर डेट को आपने फिर कैसे करना है और उसकी पेमेंट कौन करेगा। असल में प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी को आपने एक डेड एंड में पहुंचाया है बिकॉज ऑफ आवर एनर्जी पॉलिसीज़। एनर्जी पॉलिसी ने आपकी इकोनॉमी को इंपोर्ट डिपेंडेंट किया है और ये आप देख लें कि पिछले कम से कम 10-15 सालों में ये सारा काम हुआ है। पर्टिकुलरली जब आपने डैम बनाने बंद कर दिए उसके बाद तो ये बिल्कुल टेक ऑफ कर गया ना सारा कुछ, और उसके अब समरात आप भुगत रहे हैं। सो ये कहना कि ये इमीडिएटली इस गवर्नमेंट का सारा कसूर है, तो ये ऐसी बात नहीं है। ये आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं इकोनॉमी में और उनकी तमाम की जब तक आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो ये मामले सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। अब ये जो सऊदी अरेबिया से हमें फंडिंग आई है उससे हमारी एक किस्म की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट जिसे कहते हैं वो कुछ कम हुई है।
और उसका नतीजा आपने देखा है कि रुपये की कीमत पे इमीडिएटली पड़ा है, रुपया जो है स्ट्रेंथन हुआ है। इसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल एफडीआई को आप अट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। आपके अगर रेमिटेंसेस आनी ज़्यादा हो जाती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। आपका IMF प्रोग्राम जो है वो इवन दो उसके अमाउंट्स जो हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन उसके पीछे जो फाइनेंसिंग दुनिया है वो अनलिमिटेड है। सो आई थिंक ये एक कोई इतना सिंपल मामला नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की है उसमें दो सवाल इंपॉर्टेंट है। मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आऊँगा और फिर मैं आपसे वो दो सवाल पूछूंगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। फ़ारूक सलीम साहब, मैं ज़रा एक सवाल आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने बात की कि हमने गुज़श्ता 10 बरसों में जो है एनर्जी सेटअप इस तरह का बना दिया है कि हमारे ऊपर ये सर्कुलर जिसे हम गर्दिशी कर्जा कहते हैं उसका बोझ जो है वो आ गया है और हमने डैम बनाने छोड़ दिए, उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। हमारी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो है वो ज़रूरी है, वो होगा। ये हम 10 साल की बात क्यों करते हैं, या हम इन 3 सालों की बात साथ मिलाकर क्यों नहीं करते हैं, और ये इस बात से क्यों कतराते हैं कि हमारे यहाँ इक़्तिदार जो है उसके कॉरिडोर्स पे माफियाज़ का कब्ज़ा है, चाहे वो चीनी के माफियाज़ हों, चाहे वो आटे के माफियाज़ हों, चाहे वो ये IPVs के माफियाज़ हों, चाहे वो ट्रेडिंग के माफियाज़ हों, जिस नौइयत के भी माफियाज़ हों, उनका उन पावर कॉरिडोर्स में कब्ज़ा है। ख़ुसूसन वज़ारत ख़ज़ाना के कॉरिडोर्स में कब्ज़ा है, पार्लियामेंट के अंदर वो बैठे हुए हैं। आप इस्लाहात क्या करनी है, हम हकीकत से क्यों आंखें चुराते हैं? 3 बरसों में इन माफियाज को किस बेदर्दी के साथ ऑपरेट होते हुए नहीं हमने देखा। नदीम साहब, आप भी दुरुस्त फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। बिजली के हवाले से ज़्यादातर जो इस वक्त बिजली के एग्रीमेंट्स हैं वो PMLN के दौरान साइन किए गए। अभी जो महंगी बिजली हमें मिल रही है वो उसी के नतीजे में मिल रही है। आपने एक माफिया जो है, अपने माफियाज की जो लिस्ट है उसमें से मिस कर दिया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे बड़ी माफिया जो है वो बिजली का माफिया है, जिसकी वजह से हमें अब बिजली जो है वो 22-23 रुपए की यूनिट पड़ रही है। देखिए, 3 साल पहले जो सबसे बड़ी तवक्को लगाए बैठे थे हम, वो यही थी जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, इस्लाहात लेके आनी है। 3 साल पहले जो PTI का मंशूर था 61 सफ़हात पे मुश्तमिल है। अगर आप उसको खोल के देखें, इतना जबरदस्त डॉक्यूमेंट है। नहीं डॉक्टर साहब, बात यह है कि उनका मंशूर तो उनको खुद को याद नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं होगा कि उनका मंशूर है क्या। उन्होंने वो फाइल नहीं पढ़ते, मंशूर क्या पढ़ेंगे। मैं इसलिए याद दिलाना चाह रहा हूं कि वो 61 सफ़हात पे मुश्तमिल जो है उसमें पाकिस्तान के जो आधा दर्जन सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनकी बड़े वादे तरीके से निशानदेही की गई है। और फिर रिफॉर्म्स 61 पेजेस में कोई 40 दफा वो रिफॉर्म का लफ्ज, इस्लाहात का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो इस्लाहात, जब तक इस्लाहात के हम सड़क पे नहीं चलेंगे, उस सिमत पे नहीं जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। माशी पॉलिसी अभी भी वही है जो PMLN के दौरान थी, माशी पॉलिसी वही है जो पीपल्स पार्टी के दौरान थी। वही सारे माफियाज हैं जिनको आपने गिनवा भी दिया, वो बैठे हैं। और उसको जो कहा जाता है कि कार्टेल प्राइसिंग, वो बैठे हैं और वो अपनी मर्जी की कीमत लगाते हैं। वो आप 1 दर्जन हो, 3 दर्जन हो, वो हावी हैं बाकी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर। और हो रहा वही है जो पिछले 10 सालों से हो रहा है कि जो गरीब है उसकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है और जो पहले ही अमीर है उसकी जेब में डाला जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब आता हूँ। अब सलमान शाह साहब, जहाँ आपने ख़त्म किया था, जहाँ पे ये जो कार्टलाइजेशन है,
मतलब इसमें आप सीमेंट भी ऐड करें, इसमें वो लिस्ट आप बढ़ाते चले जाएं, वो कहीं एंड ख़त्म नहीं होगी। जब उन्होंने पावर कॉरिडोर्स के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, कहीं पर रिश्तेदारियां हैं, कहीं पर सरमाया बोलता है, कहीं पर मफादात के तकाजे हैं, कहीं पे सियासी हेर फेर है, ऐसी सूरत हाल में आप किस इस्लाहात की बात करते हैं और कौन सी इस्लाहात की बात करते हैं? देखिए, ऐसे ही माहौल में आपको इस्लाहात करनी पड़ती हैं क्योंकि आपकी ये सर्वाइवल का मसला होता है और ये बड़े इंट्रेंच्ड माफियाज हैं और अपने आप को वो प्रॉब्ली माफिया नहीं समझते, वो समझते हैं कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन हमें देखना ये है कि एक पाकिस्तान की इकॉनमी जो है मार्केट इकॉनमी है, तो इसमें अगर 90% हुकूमत हर वक्त बीच में अपना चलाएगी, चमचा बीच में घुमाएगी और हर चीज़ को ब्यूरोक्रेट्स बैठ के करेंगे, और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आजकल की दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट्स या एक्सपोर्ट्स मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स या एनर्जी मार्केट्स इनको नहीं समझते। सो आई थिंक ये काम खासा मुश्किल है और इसमें खासी प्रोग्रेस भी हुई है, लेकिन और भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। अभी इसमें हमें पता है कि मेन चीज़ जो है, एक तो आपने डीरेगुलेशन करनी है ताकि ये जो बीच में रुकावटें हैं, हर काम में एक रुकावट है, वो ख़त्म हो। वो अब कहना तो बड़ा आसान है लेकिन जिन्होंने करना है वो ही नहीं चाहते। नहीं डॉक्टर साहब संजीदगी का ये आलम है, 1.5 साल का अरसा रह गया है, आप सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, आप बराह रास्त सरमायाकारी की बात कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन आज लग रहा है 1.5 साल जाने को आपका रह गया है। इससे पहले आप कितने बदल चुके हैं? मेरा मतलब है कि एक मजाक सारी सूरत हाल दिखाई देती है। नदीम, ये आप 10 साल का मजाक भी तो देखें ना, ये कोई आज की बात नहीं है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बने हुए को कोई 25 साल हो गए हैं, तो 25 साल में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने क्या उखाड़ लिया, ये तो आप देखें। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को जिस तरीके के यहाँ पे बनाने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं बने। प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स जिस तरह की उनको पाकिस्तान की मार्केटिंग करनी चाहिए थी वो नहीं बनी। आपकी जो जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो उसी तरह ही नहीं। डॉक्टर साहब डॉक्टर इशरत हुसैन को लगाया था ना, बंद कर देते ऐसी चीज़ें कि भाई ये नहीं ठीक है। वो भी अपना 3 साल बैठे रहे और रुखसत हो गए और परनाले सारे वहीं के वहीं हैं। ये तो कम से कम ये तो माने ना कि डॉक्टर इशरत ने वो उसको देख के उसमें जो भी वो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन उससे पहले तो कोई डॉक्टर इशरत नहीं ना आए। तो ये काम जो है ये 1989 से होना चाहिए था, जब बर्लिन की दीवार गिरी थी उसके बाद से ये शुरू होना था कि आपकी इकॉनमी को पूरी तरह से रिफॉर्म किया जाए और इसको एक मार्केट इकॉनमी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी है और हम एक बहुत कंपेटिटिव मुल्क बन सकते हैं। लेकिन हम 40 साल से जंगें भी लड़ते रहे और कोई रिफॉर्म्स भी नहीं की, और अमेरिका की हम करते रहे, उनकी पॉलिसीज़ में हमने अपनी बर्बादी भी की। $150 बिलियन का आपने नुकसान भी उठाया। और अभी भी आप देख लें, कभी आपकी सड़कों पे जलसे जुलूस हो रहे होते हैं, हर शहर को आप बंद कर देते हैं, जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उनको आप बंद कर देते हैं, आप मार्केट्स को बंद कर देते हैं। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं डॉक्टर साहब आता हूँ क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला हो जाएगा, क्योंकि फिर हम उससे सियासी इत्तेहाद भी करने का सोचना शुरू कर देते हैं कि ठीक है उसके साथ मिलके ज़रा नून लीग को पंजाब में पकड़ लें, वो एक अलग चीज़ है। इसमें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा, सोल्यूशंस तो फिर आप भी बताएं ना। आप सवाल तो करते हैं, बड़े अच्छे सवाल करते हैं, लेकिन सोल्यूशंस भी बताएं ना। फिर देखिए सर, सोल्यूशन के लिए आप लोग हैं, आप लोग इस मुल्क की मईशत को चलाते रहे हैं, आप इसके पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाते रहे हैं, आप लोगों की तरफ देखा जाता है, अब आज भी उस रोल के अंदर हैं। हम तो चूंकि भुगत रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, बट आपके सामने है ना सारा कुछ, कि अगर आपने गुजरात और वजीराबाद और ये जो आपके इंडस्ट्रियल टाउन है इनको हफ्ते हफ्ते के लिए आपने बंद रखा,
और उसमें आप जलसे जुलूस कर रहे हैं और जिस किस्म की वहाँ पे काम हुआ है, तो अरबों रुपए का नुकसान मैं डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, इसके ऊपर मैं वन लाइनर कह सकता हूँ लेकिन वो बहुत सख्त हो जाएगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत के पास जो भी वक्त बचा है, डॉक्टर साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम सऊदी इमदाद के आने के बाद प्रोबेबली डिफ़ॉल्ट के उस अंसर में से निकल गए हैं। जिस मुल्क के कर्ज़े की जीडीपी रेशो जो है वो 90% पे जा रही हो, वहाँ पे इस्लाहात किस नौइयत की होंगी और आम आदमी को रिलीफ जो है वो किस नुक्कर में से निकल के आएगा, शायद आप उस पर बेहतर रोशनी डाल सकें। देखिए, जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ पे आप पीटीआई की हुकूमत को क्रेडिट दें। पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 3 साल में अपनी माशी पॉलिसी भी ट्विटर के ऊपर चलाई है, उन्होंने अपना इस्लाहाती एजेंडा भी ट्विटर के ऊपर चलाया है, उन्होंने तरक्याती मंसूबे जितने हैं वो भी ट्विटर के ऊपर चलाए हैं और इतनी खूबसूरती से चलाए हैं कि मैं कहता हूं कि कम से कम 10 में से 8 नंबर जो हैं वो ट्विटर गवर्नमेंट को ज़रूर मिलने चाहिए। जब वो, आपको याद है, चंद दिन पहले वो कुछ घंटों के लिए सोशल मीडिया जो है वो दुनिया भर में डाउन हो गया था, तो कहा यह जाता है कि उस दौरान पीटीआई के तरक्याती मंसूबे जो हैं वो भी डाउन चले गए। तो यहाँ पे एक क्रेडिट है जो उन्होंने बड़े अरसे से प्रैक्टिस किया है, वो मीडिया को, सोशल मीडिया को, ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब को बड़ा अच्छी तरह चला रहे हैं। ये उनकी स्पेशलिटी है, यहाँ पे उनको क्रेडिट देना चाहिए। उसके अलावा कोई माशी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, और वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कोई टीम ही एग्जिस्ट नहीं करती है। पॉलिसी जो होता है नदीम साहब, वो नतीजा होता है एक टीम का। एक टीम बैठती है, कई महीने उसको लगती हैं, वो पॉलिसी साजी होती है, फिर मंसूबे सामने आते हैं। तो यहाँ पे तो पीटीआई की टीम, पीटीआई वाले जो हैं अभी टीम को तश्कील दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि तीसरा या चौथा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन आ गया है, और टेक्निकली अगर आप सोचें तो 5 वज़राए ख़ज़ाना जो हैं वो पिछले 40 महीनों में आ चुके हैं। तो आप सोचिए कि 9-10 महीने से ज़्यादा जो है किसी एक वज़ीर ख़ज़ाना को एवरेज टेन्योर नहीं मिल रहा, तो वो क्या पॉलिसी बनाएगा? ये एनवायरनमेंट नहीं है पीटीआई का कि वो पॉलिसी बनाए। वो जो काम करना जानती है वो करके आपको दिखा रही। अब इसमें सलमान शाह साहब देखें, आप लोग जिस वक्त मईशत को चला रहे थे तो उस वक्त बहुत सी अच्छी चीज़ें जो हैं वो रूनुमा हो रही थी। ये सूरत हाल नहीं थी, गो कि उस वक्त की आमदन और अखराजात के तवाज़ुन के अतबार से तब भी महंगाई का बात होती थी, लेकिन ये शोर होगा और ये क़यामत ख़ेज़ी नहीं थी कि जहाँ लोअर मिडल क्लास गुर्बत से सतह की नीचे की लकीर पर चली जाए और मिडल क्लास जो है वो गुर्बत की सतह की तरफ अपना सफ़र जारी और सारी रखे हुए हो, और इस बात के बड़े रोशन इम्कानात हों कि जल्द ही वो भी उसी जगह के ऊपर पहुँच जाएगी। डॉक्टर साहब, आखिर इसका कोई आपको दिखाई देता है कि जिस तरह के कंफ्यूज्ड और एडहॉक स्टेप्स लिए जा रहे हैं, टामक टोहियाँ मारी जा रही हैं, उसमें से कोई बेहतरी की सूरत हाल निकलेगी? नहीं, आई डोंट थिंक कि ये आपकी स्टेटमेंट दुरुस्त है। बात ये है कि प्रॉब्लम्स आपकी मैग्नीफाई हो चुकी हैं। आज से 10 साल पहले की प्रॉब्लम्स और आज की प्रॉब्लम्स में 100 गुना का इजाफा हो चुका है। नंबर 1, इस वक्त दुनिया टोटली डिसरप्टेड है और तमाम दुनिया की सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड हैं, तमाम लॉजिस्टिक्स हैं वो डिसरप्टेड हैं, एनर्जी मार्केट्स डिसरप्टेड हैं, और पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन का भी मामला है और वो सारा सप्लाई चेन्स के साथ रिलेट करता है। सो वो हिसाब आज से 10 साल पहले नहीं था। उसके बाद आपके पास ये कोरोना का जो मसला है, ये 100 साल में एक दफ़ा ऐसा कोई इवेंट होता है जिसमें से आप गुजर रहे हैं, और उसमें भी आपने देखा है कि आपकी मार्केट्स खासी डिसरप्ट हुई हैं। अभी भी आपकी जो
सर्विसेज का सेक्टर है जिसमें आप इवन स्कूल्स जो हैं वो भी फुली ऑपरेशनल नहीं है, बाज़ारों में भी उस तरह से ऑफ एंड ऑन लॉकडाउन्स भी होते हैं और डिस्ट्रप्शन होती है, शादियां भी नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें आपकी इकॉनमी को हिट करती हैं। सो उसके डिस्पाइट दैट काम चल रहा है और उसके ऊपर आप एक तकरीबन डिफ़ॉल्ट से आप निकल रहे हैं और उस डिफ़ॉल्ट में फायर फाइटिंग आपको रोज़ाना करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें और भी बहुत बेहतरी हो सकती है, लेकिन आई थिंक कि जिस किस्म की ये एनवायरनमेंट थी, इसमें आपको ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि इकॉनमी को आपने डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। इकॉनमी अभी भी 4% पे ग्रो कर रही है, अभी भी आपको इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही है, अभी भी आपने IMF के साथ सारी नेगोशिएशंस कर ली हैं और वो प्रोग्राम आ जाएगा। और आई एम श्योर कि अगले 2 सालों में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल 5% का जो टारगेट है वो भी अचीव होगा और जो रिफॉर्म्स एजेंडा हैं PTI के वो भी इम्प्लीमेंट होंगे और 2023 तक इंशाल्लाह ये इकॉनमी जो है ये अपनी पीक पे होगी। अच्छा, मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया है। फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं इकॉनमी ठीक जा रही है, बूम पे होगी, 2023 तक सब मामला ठीक होंगे। जी, हमारी दुआ है कि ऐसा ही हो। लेकिन देखिए, अभी पिछले साल भर से तो हमें ये सबक सिखाया जा रहा था कि सारे माशी इशारे जो हैं वो मस्बत हैं, वो सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। फिर हमें पता चला कि नहीं, मामला डिफॉल्ट पे जाने वाला है। फिर हमें पता चला कि सऊदी, जिसको हम इमदाद कह रहे हैं बल्कि असल में जो कर्जा है, उसके बगैर हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर $3 बिलियन के बगैर ये मुल्क जो है सऊदी कर्जे के बगैर चल नहीं सकता। अगर हमें ये बताया गया था कि सारे इकोनॉमिक सिग्नल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं और फिर भी हमें IMF के ICU वार्ड में जाना पड़ा, तो हमारी दुआ तो है, लेकिन दुआ काफ़ी नहीं है। आप आरज़ू ज़रूर रख सकते हैं, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मंसूबा क्या है? इस हुकूमत की ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है, लेकिन हुकूमत के अंदर से कोई मंसूबा सामने नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ योर प्लान। आपने अगले 2 साल में जो मुल्क को पीक पे लेके जाना है, उसका मंसूबा आपने क्या बनाया है? वो मंसूबा सामने नहीं है। तो ख्वाहिशात के ऊपर और आरजुओं के ऊपर 22 करोड़ पाकिस्तानियों का नहीं हो सकता। फ़ारूक सलीम साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।